हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं रसायन के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर के आने वाले एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्य तथा पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रसायन की मूलभूत अवधारणा। तो अवधारणाओं को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बेसिक्स को समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को भाई कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे द्रव्य क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किस प्रकार का हो सकता है, उनके वर्गीकरण में आने वाले अजीब अजीब शब्द जैसे तत्व, यौगिक, धातु, अधातु, उपधातु, इन सब के बारे में हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको द्रव्य या पदार्थ क्या होता है उसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको द्रव्य के बारे में बताऊँ, जिसे हम लोग पदार्थ ही बोलते हैं, द्रव्य या फिर पदार्थ। ठीक है, तो आप लोग हमेशा तीन कंडीशन याद रखना। तीन कंडीशन ये हैं कि पहली बात तो उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान या उसमें भार होनी चाहिए, द्रव्यमान या भार। ठीक है, जिस वस्तु में भी द्रव्यमान या भार होता है, ठीक है, तो वो हम लोग द्रव्य कह सकते हैं भी। ठीक है, और भी कंडीशन है, जैसे कि दूसरी कंडीशन ये है कि स्थान घेरना चाहिए, तो स्थान घेरती हो, ठीक है, भार हो, द्रव्यमान हो। तीसरा बात है जिन्हें हम जानते या महसूस करते हैं, जिन्हें हम जानते या महसूस करते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य पदार्थ करते हैं। यानी द्रव्य पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिनमें द्रव्यमान हो या भार हो, जो स्थान घेरती हो या जिसे हम जानते या महसूस करते हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल के लिए आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ये बोर्ड बोल सकते हो। ठीक है, ये पेन दिखाई दे रहा है तो आप पेन बोल सकते हो। तो ऐसे आपके पास जितने भी कॉपी, पुस्तक, कलम, किताब, ठीक है, चेयर, कुर्सी, जो भी है आपके पास, वो सब क्या है, आपके पास द्रव्य ही पदार्थ है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पेन को बताया, तो पेन में क्या है, द्रव्यमान है, कुछ न कुछ भार है। तो ये स्थान भी घेर रही है, हवा में इतने स्थान घेर रही है, अगर यहाँ पर रख दूँ यहाँ पे स्थान घेर लेगी। ठीक है, और हम जानते भी हैं कि ये क्या है, मार्कर है, पेन है, और महसूस भी कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़, तीन बातें जिसमें होंगी वो क्या होगा, द्रव्य पदार्थ होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि द्रव्य पदार्थ नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ जो द्रव्य नहीं होते, द्रव्य नहीं होते। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहला है कि जैसे कि हम लोग बोले किसी वस्तु की आवाज़, जैसे किसी वस्तु की आवाज़ आती है तो वो क्या है, उसको हम लोग उसका भार नाप नहीं सकते, उसको द्रव्यमान नहीं नापते। भले वो स्थान घेरती है, उससे महसूस करते हो, लेकिन वो क्या नहीं है, उसका द्रव्यमान या भार नहीं होता। इसलिए हम लोग किसी वस्तु की आवाज़ को हम लोग द्रव्य नहीं बोलते हैं, वस्तु की आवाज़। ठीक है, दूसरी है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है ना, उसका हम लोग भार नाप नहीं सकते। इसलिए क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो लाइट की प्रकाश हो, किसी भी चीज़ की प्रकाश हो, है ना, तो उसकी हम लोग क्या नहीं नाप सकते, भार नहीं नाप सकते, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या है, द्रव्य है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, द्रव्य नहीं है। ठीक है, तीसरा, अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ऊर्जा। ठीक है, किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा कई फॉर्म में हो सकती है, कई रूपों में हो सकती है। उसकी आंतरिक ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऐसे कोई भी ऊर्जा हो, उन ऊर्जा को हम लोग क्या नहीं कर सकते भैया, उनको हम लोग उसका भार नाप नहीं सकते, उसका कोई भार नहीं होता, उसको केवल महसूस कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है, किसी भी चीज़ की जो ऊर्जा होती है, वो भी द्रव्य नहीं होते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ऑक्सीजन गैस, जैसे कि अगर मैं गैस की बात करता हूँ, जैसे कि मैं हवा की बात करता हूँ, हवा को हम महसूस करते हैं, महसूस वाली बात आ गई। स्थान भी गिरती है, वायुमंडल में इतने स्थान है, गुब्बारे में आप भर देते हो तो गुब्बारे में स्थान गिर देती है ना, उसका भार भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो भार होता है वो आवर्त सारणी में आपको 16 मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, या फिर ऐसा ही हो सकता है कि इसको अगर गुब्बारे में रख देते हो तो कुछ ना कुछ भार होता है, तूफान, आंधी तूफान आता है तो उसमें हवा के झोंकों से क्या पता चलता है, आपको पता लगता है कि भार होगा कुछ न कुछ। इस प्रकार से जो हवा है वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को पदार्थ के बारे में बता दिया है, आपको बेसिक जानकारी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण। और ये जो वर्गीकरण है, ये रासायनिक वर्गीकरण है। कैसा वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण है। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि हम लोग उस द्रव्य के आंतरिक गुणों के आधार पर क्या करते हैं, उनको वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा, समांगी पदार्थ क्या होते हैं और विषमांगी पदार्थ क्या होते हैं। उनको मैं अगले वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में अंतर वगैरह भी देखेंगे हम लोग, यौगिक मिश्रण में भी अंतर देखेंगे, समांगी पदार्थ, विषमांगी पदार्थ में भी अंतर देखते रहेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को इन बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट पार्ट और ये क्या है, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में
ज़्यादा लेंदी मत हो जाए, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करूँगा आज की वीडियो में समांगी पदार्थों को बताऊँगा और साथ ही साथ समांगी पदार्थों की परिभाषा लगी हाथ बता दूंगा ताकि क्या हो आपको अंतर पता हो। ठीक है, तो मैं आपको चलो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे। ठीक है, समांगी पदार्थ के अंदर शुद्ध पदार्थ आते हैं जिसमें तत्व यौगिक आते हैं, धातु अधातु उपधातु के बारे में पढ़ना है, यौगिक में कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को मिटाने जा रहा हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग लाइन से मैं आपको थोड़ा विस्मांगी पदार्थ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समांगी विस्मांगी पदार्थ में कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, समांगी पदार्थ हम उसको कहते हैं जो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, या फिर अच्छे से क्या होते हैं, आपस में मिले होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में इस तरीके से मिले हो, उनके संगठन क्या हो, समान हो। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो उनके संगठन क्या हो, समरूप हो, अच्छे तरीके से मिले हो, घुले हो। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, आपको बताऊं तो शुद्ध जितने भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पानी, ठीक है, शुद्ध कोई भी चीज़ शुद्ध हो वो आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका, समांगी पदार्थ का। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल बताऊं तो शरबत, अगर आप शरबत बनाते हो तो शरबत भी क्या होता है, जैसे कि जल प्लस शक्कर से मिलके बना होता है। तो आप उसमें एक चीज़ गौर करना, अगर आपने शरबत बनाई है तो उसके किसी भी हिस्से को आप चख के देखना, आपको सेम तरीके से क्या होगा, मीठापन महसूस होगा। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं समांगी पदार्थ। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो क्या हो, अच्छे तरीके से मिला हो, समरूप हो, उनके संगठन हर तरफ क्या हो, हर तरफ क्या हो, संगठन जो है हर तरफ समान हो, यानी हर तरफ क्या हो, समान रूप से क्या हो जाए, उसमें अच्छे से घुल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समांगी पदार्थों की जबरदस्त खासियत ये है कि समांगी पदार्थों को के कणों को अगर हम आंतरिक कणों को क्या करना चाहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखना चाहते हैं, तो वो हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस समांगी पदार्थ इसका उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ दो या दो से ऐसे पदार्थ होते हैं जो अच्छे से मिले नहीं होते, समरूप नहीं होते, या फिर उनके संगठन प्रत्येक जगह समान नहीं होते। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है नमक प्लस शक्कर का मिश्रण। तो नमक शक्कर का मिश्रण उतने ज़्यादा अच्छे से घुले नहीं होते। ठीक है, तो या फिर हम लोग एक और एग्जांपल बता सकता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, रेत प्लस पानी का मिश्रण। तो ये जो मिश्रण है आपके पास है ना, ये जो आपके पास पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ, वो पदार्थ जो है विस्मांगी पदार्थ है, वो अच्छे से नहीं मिलते। रेत आपको आसानी दिखाई देते हैं, पानी भी आसानी से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखें या फिर खुली आंखों से देखें तो ये हम लोगों को आसानी से आपको पता चल जाता है कि भैया इसमें कौन पदार्थ रेत है, कौन पदार्थ क्या है, पानी है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके खुली आंखों से या फिर सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं इनके कणों को। इनके आंतरिक कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से समांगी पदार्थ विस्मांगी पदार्थ में आप क्या कर सकते हैं, अंतर बता सकते हो। ठीक है, एक और अंतर है कि समांगी पदार्थ जो होते हैं इनके कणों को विभाजित हम लोग भौतिक विधियों से नहीं कर सकते। जैसे कि हम इसको भाप बनाकर यानी कि उसका क्या कर दे, उबाल दे, तो उसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको वाष्पीकरण करवा करके हम लोग अलग नहीं कर सकते, दिक्कत होगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेत पानी का मिश्रण है जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों को छान के या फिर मैं क्या कर दूँ, उबाल दूँ, तो क्या हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको भौतिक विधियों से अलग करना क्या होता है, आसान भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समांगी पदार्थ समझ गए होंगे, विस्मांगी पदार्थ क्या होता है उसको भी समझ गए होंगे। अब मैं आपको केवल समांगी पदार्थ को समझाने जा रहा हूँ अच्छे से। और ठीक है, समांगी पदार्थ क्या होता है उसको बता दिया मैं आप लोगों को। समांगी पदार्थ के अंतर्गत हम शुद्ध पदार्थ को पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम शुद्ध पदार्थों को मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाया भी था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शुद्ध पदार्थों को लेके चलते हो। अब इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है तत्व के बारे में। ठीक है, तत्व के बारे में हम सबसे पढ़ते हैं, फिर उसे दूसरे में पढ़ेंगे। ए बी करके मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ, यौगिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको तत्व के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, तत्व। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा तत्व क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसको और भी अन्य छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये सबसे सरलतम रूप होता है, तत्व सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, और ये जो कण है ना, इसकी छोटा कण और हम लोग देख नहीं सकते, ऐसा बताया गया है। ठीक है, और ये शुद्ध पदार्थ होता है। इनके हम भौतिक विधियों से इनके घटकों को हम लोग क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सरल चीज़ों में और भी इसको हम तोड़े नहीं जा सकते, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको आवर्त सारणी के जितने भी तत्व याद होंगे वो सब तत्व जो है वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। आवर्त सारणी के तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन आदि। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, तत्व होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको तत्व के अंतर्गत और बात बता देता हूँ कि तत्व जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तत्व क्या है, 3 प्रकार का होता है। मैं इसको आपको क्रम वाइज एक साथ बता देता हूँ। ठीक है, तो धातु, अधातु और एक होती है उपधातु। ठीक है,
अगर मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ। धातु, जैसी धातु की बात आती है तो धातु जो होते हैं वो ठोस प्रकृति के होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, ठोस प्रकृति के होते हैं। मरकरी छोड़ के पारा आपने देखा होगा थर्मामीटर में लगा रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव फॉर्म में पाई जाती है। बाकी सभी जो शेष धातु हैं वो सब क्या पाई जाती है, आपको ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो पहला जो गुण है इसका ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है, यानी उसमें ऊष्मा का प्रवाह भी आसानी से हो जाता है और विद्युत का प्रवाह यानी करंट का प्रवाह भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, और क्या गुण पाया जाता है, आघातवर्धनी, आघातवर्धनी का गुण पाया जाता है, यानी कि इसको प्रहार करने पर, उसको मारने पर क्या हो जाता है, वो चपट जाती है। ठीक है, ये भी गुण पाया जाता है। ठीक है, प्रत्यास्थता पाई जाती है, यानी प्रत्यास्थता का मतलब ये होता है कि उसमें त्वरण भी होता है, संकुचन भी होता है। ठीक है, ये इसमें पाई जाती है। और हम बोल सकते हैं तन्यता पाई जाती है। ठीक है, तन्यता पाई जाती है। गलनांक क्वथनांक जो होते हैं, यानी गलता भी बहुत ही देर में है, क्वथनांक भी उसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। धातु वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ऊष्मा विद्युत का सुचालक होते हैं, है ना। और क्या होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, प्रत्यास्थता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है, उसके गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो उन तत्वों को क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, अधातु क्या होता है, जो धातु नहीं होते, जिसमें धातुओं का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया, धातुओं के कुछ गुण नहीं मिलेंगे आप लोगों को, तो वो क्या होते हैं, अधातु। जितनी भी आवर्त सारणी में गैसें आती है, गैसें, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाया, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आयरन धातु हो गया, सोना धातु हो गया, Au और Ag चांदी धातु हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एल्यूमिनियम धातु हो गया, ऐसे बहुत सारे धातु हैं जो आपको आवर्त सारणी में मिल जाएंगे। ठीक है, आवर्त सारणी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा कौन कौन से चीज़ जो है धातु है, धातु कहाँ कहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, तो ये सब जो गैसें होती हैं, जो गैसीय प्रकृति के होते हैं, वो अधातु के कैटेगरी में होते हैं, जिसमें धातुओं के कुछ ही गुण पाए जाते हैं और वो धातु की जैसा व्यवहार नहीं करते, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण समान होता है, ऐसे बोल सकते हो धातु, कुछ धातु के गुण मिल गए, कुछ अधातु के गुण मिल गए, है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, आदि, आपके पास बिस्मथ है, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, आपके उपधातु होते हैं। ठीक है, तो उपधातु क्या कहलाते हैं, धातु अधातु के कुछ गुण उसमें उपस्थित हो, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी वो धातु की तरह व्यवहार करता है, करके अधातु की तरह व्यवहार करता है, तो उस प्रकार के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने तत्व के बारे में कंप्लीट जानकारी आपने ले लिया होगा। मैंने आपको एक साथ क्या किया, तो तुलनात्मक रूप से आपको अध्ययन करा दिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है अपना यौगिक। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे यौगिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यौगिक की डिफिनेशन बताता हूँ। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं यौगिक। नाम से स्पष्ट है, ठीक है, यौगिक क्या होंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यौगिक बोलते हैं। यहाँ पे नाम से लग रहा है यौगिक, या फिर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या फिर शुद्ध तत्वों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। और यौगिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, सरल भौतिक द्वारा उनके घटकों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तत्व में क्या था भैया, वो खुद में एकदम ऐसा था कि एकदम सूक्ष्म कण था, उनको और भी विभाजित नहीं कह सकता, लेकिन यौगिक में ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अब मैं यौगिक का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखूँ H2O, तो इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो। ठीक है, भौतिक विधियों फिर रासायनिक विधियों का यूज करके आप अलग कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें कार्बन को ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। और ये सब शुद्ध पदार्थ है। तो ये शुद्ध पदार्थों के जैसे कि अब नमक और पानी का मिश्रण मिलाते हो तो नमक अलग शुद्ध है, पानी अलग शुद्ध है। अगर उन दोनों को मिलाते हो तो उसको क्या कहा जाएगा, यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यौगिक के प्रकार को आपको तुलनात्मक रूप से समझा देता हूँ। तो यौगिक के दो प्रकार हैं, यौगिक के प्रकार। ठीक है, एक है भैया कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा, दोनों को मैं एक साथ बता देता हूँ। कार्बनिक यौगिक नाम से स्पष्ट है, आपको कार्बन मिलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्बन का भाई जो है वो हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन आपको अगर किसी यौगिक में आपको एक साथ मिल जाते हैं तो इस प्रकार के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ CH4, ठीक है, ये क्या है, मीथेन गैस है। कार्बनिक यौगिक अधिकतर जीवों में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में आपको मिलते हैं, जैसे वसा के रूप में मिलता है, प्रोटीन के रूप में मिलता है, विटामिन के रूप में आपको दिखाई मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक को आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का भी मैं सूत्र बता देता हूँ, C2H5OH, इसको एथेनॉल एल्कोहल बोलते हैं। यही पीने लायक शराब है जो कि क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल है। आदि कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब मैं आपको अकार्बनिक यौगिक बताता हूँ। अकार्बनिक यौगिक नाम से लग रहा होगा कि कार्बन नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कार्बन होते हैं, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन नहीं होगा। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए CO2, तो CO2 में कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। H2 लिखता हूँ, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। HCl लिखता हूँ, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि अकार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो है सामान्यतः क्या पाए जाते हैं, खनिजों में पाए जाते हैं। धातु लोग जितने भी होते हैं वो सब अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे आयरन धातु हो गया, है ना, सोना धातु हो गया, Au, चांदी धातु हो गया, तो ये सब भी क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। खनिज खदानों में क्या पाए जाते हैं ये सब ज़्यादातर सामान्यतः, ठीक है। पेट्रोल डीजल हो गया, वो सब तो पेट्रोल डीजल जो है वो इसमें कार्बनिक यौगिक में आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि पेट्रोल डीजल जो है वो अपवाद है, वो जो है आपको कार्बनिक यौगिक में आपको मिलता है, ठीक है, जो कि खनिज से प्राप्त होता है, फिर भी ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। समझना, ज़्यादातर जो खनिज होते हैं, जो धातु वाले खनिज होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं, या फिर धातुओं के जो यौगिक होते हैं, वो सब क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अगर मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया H2SO4, तो आपको पहचान करनी है कि ये कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो इस प्रकार से हम इसको अकार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ C3H8, ठीक है, ये मैंने एक यौगिक लिख दिया, कोई भी यौगिक हो, तो इस पर आप देख सकते हो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग किसमें डालेंगे, कार्बनिक यौगिक में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक क्या है, उनके एग्जाम्पल ही मैंने बता दिया है, परिभाषा भी मैंने डिस्कस कर दिया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं समांगी पदार्थों को, हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग विषमांगी पदार्थों को पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैं आपको कुछ अंतर ही बताऊँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।